ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिकल्स ऑफ A2 बायोलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज रेस्पिरेशन। तो द फर्स्ट एक आध क्वेश्चंस आई विल डू, मतलब स्टेप्स दिखा के, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस देन आई विल आस्क यू टू सॉल्व दोस। राइट। तो सबसे पहला सवाल ये कह रहा है, लेट्स रीड इट टुगेदर। फिगर 7.1 is an outline diagram of the Krebs cycle. Okay. A two carbon acetyl group enters the cycle by combining with a molecule of oxaloacetate. ये है पहला रिएक्शन ऑफ द Krebs cycle. Acetyl group combining with oxaloacetate to make citrate. This is the first reaction of the Krebs cycle. अच्छा, आगे क्या लिखा है? A molecule of citrate is formed which is decarboxylated and dehydrogenated to regenerate the oxaloacetate. मतलब इस एक सेंटेंस में उन्होंने पूरी क्रेब्स साइकिल को समराइज कर दिया कि सिट्रेट से वी वेंट बैक टू ऑक्सैलोएसिटेट, क्योंकि एक साइकिल ऑफ रिएक्शंस है, क्रेब्स साइकिल, दैट हेंस द नेम। और फिर यहाँ पे टी कार्बोक्सिलेशन भी होती है, डिहाइड्रोजनेशन भी होती है, सम ऑफ द स्टेप्स आर आल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये लेटर्स P टू V आर स्टेप्स इन द साइकिल। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फैटी एसिड्स हैं, अच्छा ये फैटी एसिड्स इस केस में क्या किस तरीके से यूज हो रहे हैं फैटी एसिड्स? Uh, Fatty acids, I think. Can you repeat your question again? हाँ, सो आई एम सेइंग कि ये जो फैटी एसिड्स हैं यहाँ पे रिएक्टेंट इसको यूज किया जा रहा है और एसिटाइल कोए बनाया जा रहा है, मतलब टेक्निकली एसिटाइल बनाया जा रहा है। सो व्हाट आर द फैटी एसिड्स राइट नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज बीइंग यूज्ड एज? Um, I don't really understand how to explain, but then I think basically, um, सर सवाल समझ नहीं आ रहा, मतलब as in I get it that fatty acids are being used to make acetyl CoA. अच्छा, ओके, लेट मी आस्क दिस इन अनदर वे। ये जो एसिटाइल कोए है ये कैसे बना है? इट्स एसिटाइल ग्रुप प्लस अ कोए ग्रुप, राइट? Yes, ये एसिटाइल ग्रुप बना किससे था? इफ यू बैक ट्रैक, किस मॉलिक्यूल से? glucose, like the pyruvate, sorry. पाइरुवेट। और पाइरुवेट किससे बना था? Uh, Pyruvate glucose, एंड उसकी जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? fatty acids. Oh, okay, I get it. यस। Yeah, सो व्हाट इज फैटी एसिड्स नाउ बीइंग यूज्ड एज? it's being used as a pyruvate. इज बीइंग यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। Okay, right, respiratory system. तो Sorry. इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज जिससे पाइरुवेट बन रहा था, अब फैटी एसिड्स हमने ऊपर देखा था कि उनकी भी अलग एनर्जी वैल्यूज होती हैं, उससे अब पाइरुवेट बना और फिर पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बना। सो द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप होता है उसकी एंड में हमेशा पाइरुवेट बनेगा, ओनली वन थिंग चेंजेस, और वो है कि हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा। या तो वो ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, या तो वो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, होगा वही ग्लाइकोलिसिस, एंड में वही पाइरुवेट प्रोड्यूस होगा। इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल वही लिंक रिएक्शन होगा, एसिटाइल बनेगा एंड देन इवेंचुअली एसिटाइल कोई बनेगा। So this right here is being used as a respiratory substrate. Okay, अभी हम सब डायग्राम को इंटरप्रेट करें, हमने अभी तक पहला क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। अब इस एसिटाइल कोए में से क्या होता है, ये कोए को रिमूव कर देते हैं और ये ऑक्सैलो एसीटेट इस टू कार्बन फ्रेगमेंट को अब्सॉर्ब कर लेता है, मेकिंग सिट्रेट। सिट्रेट से फिर एक इंटरमीडिएट दिया हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो ये नाम रखने के नहीं थे, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दिए हुए हैं कि कितने नंबर का कार्बन कंपाउंड है। और फिर ये रिएक्शंस को लेटर से एब्रिविएट किया हुआ है, इसको पी, क्यू, आर, एस, टी और फिर वी। ओके। सवाल सबसे पहले हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये तो बहुत सिंपल है। डी का मतलब होता है रिमूव, एंड डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इजी मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डिहाइड्रोजनेशन, अगेन इट्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यूजिंग द लेटर्स इन द साइकिल स्टेट वेयर डी कार्बोक्सिलेशन इज टेकिंग प्लेस. अच्छा, टेक अ मोमेंट एंड मुझे बताओ कि वेयर इज डी कार्बोक्सिलेशन टेकिंग प्लेस इन दिस एंटायर प्रोसेस. और डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सिर्फ इसी डायग्राम को यूज करके. यू डोंट इवन नीड टू यूज योर पास्ट नॉलेज. इससे बताओ. P and Q, because basically the 6C is changing into 5C and the 5C is changing into 4C. करेक्ट. ये कार्बन कंपाउंड के रिडक्शन को हमें देखना है. कार्बन रिड्यूस होगा, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव है, विच ए के इज डी कार्बोक्सिलेशन. परफेक्ट. तो पी एंड क्यू आर द टू लेटर्स. अब अगला सवाल ये है कि फिगर 7.1 is showing that fatty acids can be converted to acetyl CoA by a process known as oxidation. Both this process and the Krebs cycle require NAD, the nicotine nucleotide, जो हमारा हाइड्रोजन कैरियर है. Sir, your voice is lagging. The hydrogen atoms release reduce the NAD molecule. Oh, ओके. वो आना Sir? चाहिए. कर लो अपना स्लॉट भी चेंज कर लेता हूँ नेट. Yeah, please. Thank या. you. No, I was just saying that your voice हेलो. is lagging. Yeah, can you hear me? हाँ. यस यस, तो मुझे लग रहा है कि आपके नेट में इशू आ रहा है क्योंकि मेरा डेटा लगा हुआ है. आप चेक कर लो, अगर फिर भी इशू आ रहा है फिर मैं चेंज कर लेता हूँ अपना नेट. Okay, I'll check. Yes, sir, I'm done. Okay. ओके, अब आपको क्लियर आवाज आ रही है? Yes, I can. ओके. तो फिगर 7.1 शोज कि जो फैटी एसिड्स होती हैं, these fatty acids can be converted into acetyl CoA by a process known as oxidation. Okay. Both this process and the Krebs cycle require NAD. NAD reduce करता है, it becomes reduced NAD when it attaches to the hydrogen atoms. Okay. The question says state, मतलब एक सिर्फ नंबर बताना है, एक मार्क का क्वेश्चन है, तो हमने कमांड वर्ड पहले देख लिया. स्टेट द नंबर ऑफ reduced NAD molecules that are formed in the Krebs cycle from one acetyl group that enters the cycle from acetyl CoA. ये कहना ये चाह रहा है कि ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल बनी हुई है. इस क्रेब्स साइकिल में जो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स आए हैं, अगर हम सिर्फ एक एसिटाइल ग्रुप को देखें, एक एसिटाइल कोए को देखें, तो इस क्रेब्स साइकिल में कितने रिड्यूस्ड एनएडी मॉलिक्यूल बने. तो जो हमने पढ़ा था दैट वाज यूजिंग वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो एसिटाइल निकलते हैं. सो डू यू रिमेम्बर कितने एनएडी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे रिड्यूस्ड एनएडी इन क्रेब्स साइकिल? Uh, from one glucose molecule, there were six, but over here, I think we write three because one acetyl group, right? करेक्ट. तो यहाँ पे हम थ्री बोलेंगे क्योंकि वन ग्लूकोज का मतलब होता है टू एसिटाइल. एंड टू एसिटाइल से हमें पता है सिक्स NADH आते हैं और फिर दो FADH आते हैं. यहाँ पे FADH की बात नहीं हुई हुई. सो व्हेन आई एम यूजिंग वन एसिटाइल, आई जस्ट डिवाइडेड, आई गेट 3 NADH प्लस वन FADH. मुझे FADH का यहाँ पे पूछा नहीं है, मैं सिर्फ NADH जवाब दूंगा, दैट इज 3. ओके. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. State, okay, it's a state question, लेकिन look at the number of marks. It's 5 marks. यहाँ पे command word और number of marks में थोड़ा सा change दिख रहा होगा because this is a older question. State where the reduced NAD molecules are reoxidized and describe what happens to the hydrogen atoms. मतलब ये NADH है. पहले तो पहले तो ये NAD था, इसने हाइड्रोजन आयन को गेन किया और फिर ये बन गया NADH. दिस वाज द रिडक्शन ऑफ NAD. अब NADH से it needs to go back to NAD and it does that to the process of oxidation. तो तभी यहाँ पे reoxidation लिखा है. ये प्रोसेस में कहाँ होता है? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. वेयर आर दीज NADH molecules reoxidized and describe what is happening to the hydrogen atoms.
So it's 5 marks, 5 points. Take your time और फिर मुझे आंसर दो. Like write the whole answer down or फिर if you have WhatsApp or you could just read out the answer, take 4 to 5 minutes. Sir, I'm done. Right. So could you read out the answer? Okay, right. So basically, I wrote that the reduced energy molecules are reoxidized at the inner mitochondrial membrane, specifically in the electron transport chain. Reduced energy donates hydrogen atoms to the first electron carrier protein. These hydrogen atoms split into protons and electrons. The electrons are transferred along a series of electron carriers, releasing energy used to pump protons into the intermembrane space, creating a proton gradient. The protons then pass back into the matrix through the ATP synthase, driving ATP production while finally combining with the oxygen and electrons to form water. That was perfect. मतलब 2 days ago you were having ये वाला मसला कि you were thinking of too many points. ये मेरे सामने यहाँ पे 12 points लिखे हुए हैं and this was a 5 mark question. You said almost 11 points, so it was perfect. And ये चीज़ के बिल्कुल short था, बिल्कुल सही है. तो I don't even think ये कुछ explain करने की जरूरत है यहाँ पे. अच्छा एक चीज़, what you said at the very starting, case specifically in the inner mitochondrial membrane and in the electron transport chain. Could you repeat that part? Yeah, I wrote that basically reduced NAD molecules are reoxidized at the inner mitochondrial membrane, specifically in the electron transport chain. राइट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो सिर्फ एक हिस्सा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, विच कंसिस्ट ऑफ कैरियर्स.
जो जहाँ पे सारी चीजें हो रही होती हैं, बिल्कुल इट्स हैपनिंग इन द मेम्ब्रेन, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली मूविंग इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट्स नॉट द ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन कैरियर्स जो ईटीसी में हो रही होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बिल्कुल हो रही होती है। और दैट्स द फर्स्ट थिंग। और एक और चीज, अ पॉइंट आई रियली लाइक्ड व्हिच आई बिलीव्ड आई मिस्ड, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन दैट ऑलवेज काउंट्स एज एवीपी, के इलेक्ट्रॉन्स एंटर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। यू रोट अबाउट दैट, राइट? Yeah, I did. हाँ, तो वो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। उसी के रिलेटेड एक और पॉइंट, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कैरियर्स, राइट? देर इज NADH एंड देन देर इज FADH। अब दोनों ही हाइड्रोजन कैरियर्स हैं विच आर सपोज टू बी ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये बनाते हैं NADH से, बनता है NAD प्लस द हाइड्रोजन एटम। FADH से बनता है FAD प्लस द हाइड्रोजन एटम। अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, जो NAD से निकला है, दिस कन्वर्ट्स इनटू H प्लस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला हाइड्रोजन एटम जो FADH से निकला है, ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू H प्लस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट अब फर्क क्या है? फर्क ये है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम दीज टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये कौन से वाले हाइड्रोजन एटम में से निकला हुआ है? NADH वाला या FADH वाला? Can you repeat? वेट, मैं इसको फिर लिख देता हूँ। ये मेरे पास दो हाइड्रोजन कैरियर्स है, राइट? एक NADH है और एक Yes. FADH है। NADH ऑक्सीडाइज होता है into NAD प्लस द हाइड्रोजन एटम। दिस ऑक्सीडाइजेज into FAD प्लस द हाइड्रोजन एटम, राइट? अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये ब्रेक डाउन करता है into H प्लस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन एटम also breaks down into H plus, into H प्लस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये किस हाइड्रोजन एटम में से निकला है? फ्रॉम NADH या FADH? NADH. NADH। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है विल मूव टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैरियर्स लगे हुए हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि उस हाइड्रोजन से निकला है, जो कि NADH से निकला है, विल मूव टू द फर्स्ट कैरियर। बट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो FADH वाले हाइड्रोजन में से निकला है विल मूव टू द सेकेंड कैरियर। मतलब उसकी जो जर्नी है वो सेकेंड कैरियर से स्टार्ट होगी। इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, इट्स जस्ट हाउ दैट वर्क्स, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन की जर्नी सेकेंड कैरियर से स्टार्ट होती है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन की जर्नी फर्स्ट कैरियर से स्टार्ट होती है। सो दैट्स अनदर AVP पॉइंट विच यू कैन इंक्लूड, राइट? वरना इवन इफ यू डिडंट इंक्लूड दैट, 5 मार्क्स का था, यू सेड ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स, दैट्स परफेक्ट। ओके, नीचे मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, तो फिर यू कैन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिख के, सो दैट वी कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, अब अगली चीज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिड्यूस्ड NAD इन रेस्पायरिंग यीस्ट सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि मतलब जब एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, तो NADH का रोल क्या होता है इन यीस्ट सेल्स? So it's a 4 mark question. Let me know when you're done. ये कमांड वर्ड में हाईलाइट कर देता हूँ।
Sir, I'm done. Yes. Okay, so basically, I wrote that in the absence of oxygen, reduced NAD produced during glycolysis cannot be reoxidized via the electron transport chain. Instead, it donates its hydrogen to ethanol during alcoholic fermentation, reducing ethanol to ethanol. This reoxidizes NAD, allowing it to be recycled and reused in glycolysis. By regenerating NAD, glycolysis can continue to supply a small yield of ATP for the survival of yeast cells under anaerobic conditions. Okay. तो इसमें 4 marks थे. The first mark which you gained was allowing glycolysis to continue. That was the first mark. दूसरा मार्क था, you talked about ethanol से ethanol form हो रहा है और ethanol जो उसकी reduction हो रही है क्योंकि उसमें hydrogen add हो रहा है. That was 3 marks right there, and the NAD is regenerated, and also you produce a small amount of ATP. Right, बिल्कुल सही है. अच्छा, so before I move on to party, मैं यहाँ पे marking scheme पे दिखा देता हूँ कि द पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ है. ये वाला पॉइंट नहीं बताया, इट्स फाइन. इथेनॉल यू डोंट इवन नीड टू टेल एवरी सिंगल पॉइंट, सिर्फ हमें ये वाला पूरी करना है. तो इवन इफ यू मिस अ फ्यू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो इथेनॉल रिड्यूस हुआ है, करेक्ट. बाय रिड्यूस्ड एनएडी, एनईडी रीजनरेट हुआ है, ये भी बोला था आपने. अलाउज ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू, इथेनॉल फॉर्म होता है. सो दैट्स 4 marks right there. और ये था ऊपर वाले क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम. Acha, if you want, I can write the answer too, or should we move on to the next question? Yeah, it's fine. Let's just move on to the next question. Okay. अच्छा, अब पार्टी ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट इन मसल टिश्यू डिफर्स फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट. मतलब जो लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है मसल में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में हो रही है. इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन. So it's comparing both types of anaerobic respiration. It's a 3 mark question. Sir, I'm done. Yeah.
Okay, so basically, I wrote that in muscle tissue, pyruvate is reduced directly to lactate by accepting hydrogen from reduced NAD, whereas in yeast, pyruvate is first decarboxylated to ethanol, which is then reduced to ethanol. Lactate production does not involve the loss of carbon dioxide, but alcoholic fermentation in yeast releases carbon dioxide. Thus, anaerobic respiration in muscles produces lactate, while in yeast it produces ethanol and carbon dioxide. राइट, तो इसमें ऑब्वियसली ये आपके आंसर से लग रहा है कि आपको ये तो पता था कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, जो कि बिल्कुल सही है। वी आर कंपेयरिंग बोथ टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इस इट वाज अ 3 मार्क क्वेश्चन। द फर्स्ट मार्क बिल्कुल सही कि देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड इन लैक्टेट फर्मेंटेशन, लेकिन एथेनॉल फर्मेंटेशन में ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक। जब कोई ऐसी तरीके की सिचुएशन हो ना कि फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होता है, लेकिन इथेनॉल फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, मतलब दो सिचुएशंस हैं और दोनों सिचुएशंस में ऑपोजिट चीजें हो रही है, राइट? इसी तरीके की चीज हो रही थी ना यहाँ पे। Yes. यस, सो यहाँ पे व्हाट यू कुड डू टू सेव स्पेसेस, यू कुड जस्ट राइट अबाउट वन ऑफ द सिचुएशंस। मतलब कि यू कैन राइट कि नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन लैक्टेट फर्मेंटेशन, करेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन इथेनॉल फर्मेंटेशन, करेक्ट। If you write कि no carbon dioxide is removed in lactate but it is produced in ethanol, sorry, removed in ethanol fermentation, वो भी सही है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता क्योंकि ये मैं मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। हाँ, आई आई थॉट सो, क्योंकि यहाँ पे और रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये ओ आर ए बहुत कॉमनली यूज करते हैं एग्जामिनर्स। सो यू कैन इवन से दिस आर्ग्यूमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होता, और यू कैन से द रिवर्स वन कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है एथेनॉल में। दोनों को बोलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स सिंपली काउंट्स एज अ सिंगल मार्क। सो ये एक चीज आप ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट विच यू टॉक्ट अबाउट वाज कि इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। यू टॉक्ट अबाउट दिस, राइट? About what? कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पायरुवेट टू लैक्टेट। Yeah, I mentioned. I did not mention that it's a single step. I just mentioned कि हाँ, तो lactate is हाँ yeah exactly यस, okay. क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ मार्किंग स्कीम में, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू एग्जैक्टली मेंशन दैट। सिर्फ इसकी इसका जो आइडिया है, सराउंडिंग आइडिया कि ये एक स्टेप है विच यू स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कि डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पायरुवेट से सॉरी लैक्टेट। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब डिड यू टॉक अबाउट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज? No, I did not. नो, तो ये एक चीज है जो कि डिफरेंट है इन बोथ टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें एथेनॉल डिहाइड्रोजनेज होता है, इसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है। नाउ ये मत समझना कि दिस वन इज अ ओ आर ए और रिवर्स आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे इट्स द नेम ऑफ द एंजाइम्स। द नेम ऑफ द एंजाइम्स आरंट रिवर्स आर्ग्यूमेंट्स, they are two separate points, so you have to write about both of these. Right now the question talked about lactate, so we only have to write about lactate dehydrogenase. Now it's a 3 mark question, मैं चौथा पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, which was कि ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। You remember कि ethanol is not a reversible step? अच्छा, I also stated the reason कि ethanol क्यों reversible नहीं होता। Do you remember that reason? Yeah. Could you explain it? बस थोड़ा briefly कि ethanol क्यों reversible नहीं होता ethanol fermentation? Basically, you said that इसमें I think because एक मिनट मैं भूल गई words. Yeah. Um, uh, सर आप समझाते हैं. I think I don't know how to phrase it in English, but I forgot. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि एक स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, लेकिन लैक्टेट फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है। दैट इज द डिफरेंस मेकिंग दिस वन रिवर्सिबल एंड द अदर वन इरिवर्सिबल। क्योंकि थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मेरे पास एक चीज है, उसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। मेरे पास पायरुवेट था, उसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया यूजिंग पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज वाला एंजाइम। अब क्या मैं उसमें वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर सकता हूँ टू मेक द रिवर्स रिएक्शन? आई कांट।
किसी भी चीज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, यू कांट इंजेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू समथिंग। इसीलिए डी कार्बोक्सिलेशन एक इरिवर्सिबल स्टेप है। एंड क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन इथेनॉल फर्मेंटेशन में होता है, इसीलिए we cannot go reverse, because there is nothing as reverse decarboxylation. It does not exist. You cannot add carbon dioxide to something, you can remove it from something. अब lactate fermentation में तो carbon dioxide दूर दूर तक नहीं है, which is why this is a reversible reaction. तो इन चार में से कोई तीन भी पॉइंट आप लिख दोगे तो you'll get the full mark. ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, वो बहुत तेज तेज हो जाएगा। दिस वन इजी 5 मार्क क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो मैं पढ़ता जाता हूँ एंड देन आई विल स्टॉप एट द ब्लैंक एंड देन यू कैन टेल मी द आंसर। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज अबाउट एटीपी। ओके, एटीपी के बारे में बाय राइटिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। All living organisms use energy. The most common immediate source of energy is ATP, which is used in every cell for the movement of ions against a concentration gradient known as. Chemiosmosis. Okay, try again. So they use ATP used in every cell for ion ki movement against the concentration gradient. So the three types of Active transport. transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हुए, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क्स अगेंस्ट द concentration gradient. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ATP is known as the universal currency of energy. ATP is a phosphorylated nucleotide. अब मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ phosphorylated nucleotide का मतलब क्या है। नॉर्मली हमने देखे होंगे ना न्यूक्लियोटाइड्स, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डीएनए, यू वुड हैव लर्न दैट इन एएस बायोलॉजी, कि अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर देखें एक न्यूक्लियोटाइड को, तो उसमें ये होगा, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। फिर उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होगा, या तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, टी हो सकता है, लेट्स टेक ए। और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन एएस बायोलॉजी, राइट? कैन यू कंफर्म? Yeah, we did. यस, तो दिस कंप्लीट थिंग, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे एक डीऑक्सीराइबो शुगर है। तो ये कंप्लीट चीज को कहते हैं वन न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैं इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप्स और मिला दूं, एनएच डीऑक्सीराइबोस शुगर की जगह मैं राइबोस शुगर को यूज कर लूं, तो ये मेरा बन गया एक एटीपी मॉलिक्यूल, मेकिंग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, मतलब जब व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डीएनए अ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, उसमें तो एक फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन एटीपी के केस में वी टॉक्ड अबाउट थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स, मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप्स एक्स्ट्रा आ गए। सो बिकॉज देयर आर टू फॉस्फेट ग्रुप्स एक्स्ट्रा, वी कॉल इट अ फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें दो फॉस्फेट ग्रुप्स एक्स्ट्रा हैं, giving it the name phosphorylated. Okay, it's a phosphorylated nucleotide which is known as a high energy molecule. It is made of an organic base, adenine, a 5 carbon sugar named Ribose. ribose, and 3 phosphate groups. Now, ATP is very soluble in Water. water, correct? And this, अगर मैं बिल्कुल ऊपर चला जाऊँ, सेकंड, बिल्कुल पहले दूसरे क्वेश्चन में जो किया था हमने, किधर गया, why is the ATP? Yes, this is the third point. It is water soluble. So because it is water soluble, जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेजॉरिटी वाटर होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होके it can be transported to other parts of the cell. Okay, now let me move to the questions जो हम कर रहे थे. Yeah, it is water soluble and easily transported within the cell. The removal of the outer phosphate group by the process of. Outer. एक minute. The removal of the outer. Substrate level phosphorylation. Hmm. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या रिमूवल था या प्रोडक्शन ऑफ एटीपी था? Oh, yeah, it was basically the production of ATP.
प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइट? तो यहाँ पे तो Hydrolysis. hydrolysis, you could say hydrolysis here, you could also say dephosphorylation here, क्योंकि हो तो यहाँ पे यही रहा है कि phosphate group remove हो रहा है, and a name of that is dephosphorylation, but even a better name would be hydrolysis. In either case, both of these are accepted. Okay. Now, the energy released as a result of this reaction can be channeled directly into other reactions in the cell. A certain proportion of the energy is डैश डैश। अब ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिस्ट्रॉय। Thermal energy. कुड यू रिपीट? Is it thermal energy? थर्मल एनर्जी, करेक्ट। इसको हम थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसको हम हीट भी लिख सकते हैं। अब ये अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में नहीं है, ये एक आध पॉइंट्स दे देते हैं, एक आध मार्क, लेकिन बिल्कुल एनर्जी जब भी लूज होती है, सो ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज द लॉस ऑफ एनर्जी, विच इज ऑलवेज हीट एनर्जी। फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, ऑलवेज। ओके। एटीपी इज कंटिन्यूअली ब्रोकन डाउन। Sir, या can I have like 2 minutes? My laptop is running out of charging. I just need to get the charger. या ओके। Thank you so much. Right, sir. I'm so sorry. I'm back. इट्स फाइन। ओके। सो या बस ये कंप्लीट हो गया था कि एटीपी इज कंटिन्यूअली ब्रोकन डाउन एंड इज रिफॉर्म्ड एट अ फास्ट रेट ड्यू टू रेस्पिरेशन। ओके।
अब ये है अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट, सो कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? Yeah, I can. Okay. So during a sporting event, an athlete may have to carry out an aerobic respiration in addition to aerobic respiration to produce sufficient ATP. Figure 7.1 outlines both of these processes in a muscle cell and shows how a liver cell is linked to these processes. Okay, so here we have a liver cell जिसके अंदर ग्लूकोज है, यहाँ पे एडिशनल ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज में भी जाता है, and then this blood glucose is using the process of glycolysis converted to pyruvate. If oxygen is available in the cell तो फिर link reaction होती है, Krebs cycle होती है, oxidative phosphorylation होती है, and then we get ATP, carbon dioxide and water. And if oxygen is not available तो फिर pyruvate से lactate बनता है, और ये lactate वापस लिवर में चला जाता है जहाँ पे एडिशनल ऑक्सीजन को यूज करके ऑक्सीजन डेट को पे ऑफ किया जाता है. Okay. Now you may refer to figure 7.1 in your answer and answering questions this to this below. Glucose produced in the liver cell can be released into the blood to maintain the blood glucose concentration. State one use of glucose inside the liver cell. Basically, it is like stored as glycogen. Yes, it is stored as glycogen. बिल्कुल सही. Okay. Suggest why anaerobic respiration is said to be less efficient than aerobic respiration. ये हमने exact same question notes में भी किया था. So it's a 2 mark question, a suggest question. So let me know. Yes, I'm done. Okay. Okay, so basically, I wrote that anaerobic respiration is less efficient than aerobic respiration because it produces only two ATP molecules per two ATP molecules per glucose molecule compared to the 38 ATP molecules produced in aerobic respiration. This is because in anaerobic respiration, only glycolysis takes place, while aerobic respiration includes additional stages like Krebs cycle, link reaction, and oxidative phosphorylation. ओके, अब ये जो सारे पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स बिल्कुल सही है. दैट ओनली 2 ATP is produced per 1 mole or 1 molecule of glucose and only glycolysis involved in anaerobic respiration. अच्छा, 4 लाइनों में ये आंसर आना थोड़ा सा मुश्किल है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो पहला वाला सेंटेंस था
कि you started with anaerobic respiration is said to be less efficient than aerobic respiration. That's simply repeating the question. तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वी आर नॉट, मतलब यू कुड से कि एस्से वाला क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। पॉइंट्स इवन इफ यू राइट इट इन अ लिस्ट बुलेट फॉर्म तो वो भी मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये पहला सेंटेंस यू कुड अवॉइड दैट, और फिर आखिरी चीज ये जो सारे स्टेजेस व्हिच यू सेड, ऑब्वियसली दे ऑल आर करेक्ट, लेकिन सारे सीरीज का नाम लेना एक 2 मार्क के क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम एफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए। बट अगेन इफ यू आर एबल टू फिट इन विद इन दिस स्पेस एंड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 2 to 3 minutes, देन गो अहेड, आप पूरा लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, now complete the table to indicate within the muscle cell the precise locations of glycolysis, link reaction, Krebs cycle, and oxidative phosphorylation. So could you tell me, where does glycolysis take place in a muscle cell? In the muscle cell, the cytoplasm, Cytoplasm, correct. The link reaction, mitochondrial matrix, right. What about the Krebs cycle? again the mitochondrial matrix, and oxidative phosphorylation is basically the inner mitochondrial membrane. Correct. So the inner just short form में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर stay inner mitochondrial membrane भी बिल्कुल सही है। Okay. Now glucose is phosphorylated at the, अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, it's a conceptual question, ये याद रखने वाली चीज नहीं है। Glucose is phosphorylated at the start of glycolysis in the muscle cell. Suggest why this phosphorylated glucose does not diffuse out of the cell in the surrounding tissue fluid. So take your time for this one and then मुझे बताओ once you get the answer. Sir, I'm done, but I'm not really sure about my answer. हाँ कोई मसला नहीं है, ये सवाल ही ऐसा है कि इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू गेन द मार्क्स हियर, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तभी मैंने डाला है ये। सो व्हाट्स योर आंसर? Okay, so basically, I wrote that the phosphorylated glucose cannot diffuse out of the cell because the addition of the phosphate group changes the shape of the molecule, preventing it from passing through the cell membrane. And basically, the phosphorylated glucose molecule is more charged and polar, which makes it unable to pass to the lipid bilayer by simple diffusion. Also, can we mention about the transport protein for glucose, the GLUT over here? अच्छा, सो पहले तो वो आंसर डिस्कस करते हैं जो आपने कहा था, एंड देन द लास्ट जो डाउट था ब्लड का वो डिस्कस करते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा था कि ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज बाय डिफ्यूज कर सकता है, बिकॉज ग्लूकोज के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं मसल सेल के, उसमें जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो अवेलेबल है। लेकिन फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज डिफ्यूज नहीं कर पाता। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक मसल सेल में अगर फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज है, उस मसल सेल से बाहर जाने के कौन से तरीके हैं। नाउ इट्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बाकी कौन से दो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस रह गए? Active transport and नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो बाकी दो कौन से रह गए?
we mentioned diffusion, so I think facilitated diffusion and active transport. तो we could say facilitated diffusion, active transport and simple diffusion, वो भी तीसरी तरीके का ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पे मसल सेल के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है राइट, क्योंकि जो मसल सेल है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है राइट, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स 24/7 वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही रहा होता है, वो भी इनकॉन्शियसली। तो इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मीनिंग कि इफ आई ड्रॉ अ मसल सेल हेयर and then this outside is the tissue fluid, अंदर का is the cell, सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा। और सवाल ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होते ही ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब अगर सिर्फ ग्लूकोज होता तो वो मसल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल प्रोटीन्स है क्या वो उसके थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकता था चैनल प्रोटीन के जरिए? The glucose molecule, right? द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यस। Yeah, it can diffuse. It can diffuse through the glucose का protein channel. The transport protein facilitated diffusion. लेकिन हमने क्या किया, हमने इस ग्लूकोज को एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर दिया। तो अब इसकी साइज छोटी हो गई या इसकी साइज बड़ी हो गई है? When we बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है, इट्स अ बिगर साइज, मीनिंग कि इट विल बी टू बिग टू बी एबल टू पास थ्रू दिस प्रोटीन चैनल, दिस चैनल प्रोटीन। तो सिम एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वी आर गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव ही नहीं कर सकता, एंड नाइदर कैन phosphorylated glucose. That's one of the points which you said, so that's one mark right there. Simple diffusion दोनों केसेस में नहीं हो सकता, normal glucose facilitated phosphorylated glucose. So now the only one left is facilitated diffusion. अब when we talk about facilitated diffusion, normal glucose कर जाएगा, लेकिन phosphorylated glucose के लिए it's too big to pass through the protein channel. That was the second point. And third point is, अगर ग्लूकोज के लिए कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज के लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मसल सेल में है ही नहीं। तो ये अडेप्टेशंस होती हैं हर सेल के सेल मेम्ब्रेन की, which allows the glucose to remain inside the cell, तो वो फौरन से उसको फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। So the phosphorylated glucose cannot pass through the phospholipid bilayer। अगर वो phospholipid bilayer के थ्रू पास ही नहीं कर सकता तो सिंपल डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकती, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इट इज टू बिग टू पास थ्रू द ग्लूकोज चैनल प्रोटीन, और यहाँ पे ब्लड प्रोटीन यू कैन एसेंशियली मेंशन दैट, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज के चैनल प्रोटीन के थ्रू वो पास नहीं कर सकते। बट अगेन कोई मसला नहीं, इफ यू आर श्योर कि जो नॉलेज वाला कंसेप्चुअल है कि ब्लड प्रोटीन्स कंफर्म ग्लूकोज के ही चैनल प्रोटीन होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आई वुड एनकरेज कि आप लिख ही दो। शायद वो मार्किंग स्कीम में हो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। But again, if you're 100% sure कि वो आंसर ठीक है, if you're not sure, so just too big to pass through the glucose channel protein. That's 2 marks right there. The third mark, if you would want to write this, is that there is, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं, there is no specific phosphorylated glucose के लिए चैनल प्रोटीन। नॉर्मल ग्लूकोज के लिए तो है, बट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ग्लूकोज, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोरिलेटेड वाला, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन नहीं होता। अब इस सबको करने का पर्पस क्या है? इस सबको करने का पर्पस ये है कि हम इंश्योर कर सकें कि ग्लूकोज मसल सेल के अंदर रहे, वो एकदम से मसल सेल में से बाहर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से डिफ्यूज ना कर जाए, बिकॉज द मसल सेल नीड्स ग्लूकोज रेस्पिरेशन करने के लिए। ओके, अब ये वाला सवाल says that additional oxygen, अच्छा, so did you understand this question? Yes, I did. Okay. Additional oxygen is required in the metabolic pathways which is involved in the conversion of lactate to glucose. State this term given to the additional oxygen, मतलब जो lactate के साथ use होता है। The process name or basically the mm,
the name which we give to the oxygen, मतलब ये जो excess oxygen हम देते हैं lactate को खत्म करने के लिए, so what is that called, like what are we paying off in order to Oxygen depth. oxygen debt, correct. Oxygen debt is the name which we give to this additional oxygen, इसलिए we say कि जब पूरा का पूरा lactate oxidize हो जाता है, the oxygen debt is compensated for. Yeah, right here. And ये first, second and third. चौथा point भी इसका ये है कि it is used up as soon as it is made. Again, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ग्लूकोज के साथ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. Not needed. Okay. अब सो यहाँ के आज के लिए यहीं तक रखते हैं. अच्छा, लेट मी नो इफ यू नीड अनदर क्लास फॉर रेस्पिरेशन. आई वुड एडवाइस के बिफोर द नेक्स्ट क्लास डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस P4 के रेस्पिरेशन के. इफ यू फील कि यू नीड हेल्प विद मोर P4 क्वेश्चंस तो मुझे बताना, वी विल डू अनदर क्लास फॉर दिस टॉपिकल क्वेश्चंस. I think it's I'll do the questions in this like between the break, and if I have any question, I'll just send it to you on WhatsApp. ओके, तो फिर अगले हफ्ते से वी स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस. Yes, okay, sure. ओके, परफेक्ट. अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी दिए हुए हैं, फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस, और ये मार्किंग स्कीम्स भी अटैच की हुई है. इफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हो जाए बिल्कुल सही, देन पापा कैम्ब्रिज भी है, यू कैन डू दैट. इफ यू हैव रीड एंड राइट देन यू कैन आल्सो यूज दैट. तो कोई भी यूज कर सकते हैं. Okay, inshallah. ऑलराइट, ओके, परफेक्ट, थैंक यू. अल्लाह I love हाफिज. this.